यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी उसे कहते हैं जिसमें प्रोसेसर जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी हम उसे कहते हैं जिसमें प्रोसेसर उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, जिसे प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रैम, रोम, एक्सेट्रा। ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो गए। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल आएंगे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम उसे कह रहे हैं जिसे प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी हम उसे कह रहे हैं जिसे प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली जैसे रैम में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता, वो वॉलेटाइल होता है। सेकेंडरी मेमोरी में आप जो डेटा स्टोर करते हो वो परमानेंटली स्टोर रहता है। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कंपैरेटिवली सस्ती होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली हमने दो भागों में बांटा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं उसको आगे हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहेंगे रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ हम देखेंगे रैम में और रोम में क्या डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रैम में और रोम में क्या डिफरेंसेस हैं। रैम जो है वो आपका क्या रहेगा? वॉलेटाइल रहेगा। इसमें आप जो डेटा लिखते हो वो पावर ऑफ करते ही डेटा चला जाएगा। रैम का डेटा वॉलेटाइल होता है,
पावर ऑफ करते ही यह डेटा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम का जो डेटा होता है या रैम जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ करते ही रैम का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। रोम में लिखा हुआ डेटा पावर ऑफ करने पर डिलीट नहीं होता है। इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल कहेंगे। इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे। रैम को हम क्या कहेंगे? वोलेटाइल मेमोरी, और रोम को कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक बार समझें आप शुरुआत से। कंप्यूटर मेमोरी को हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फिर हमने डिवाइड किया किसमें? रैम में और रोम में। ठीक है, रैम आपकी वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में लिखा हुआ डेटा पावर ऑफ करते ही डिलीट हो जाता है और रोम में लिखा हुआ डेटा पावर ऑफ करने पर डिलीट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रोम में लिखा क्या होता है जो डिलीट नहीं होता है और कौन लिखता है। रोम में प्रोग्राम लिखा होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि बूटिंग प्रोसेस कैसे की जानी है। रोम में क्या लिखा रहता है? प्रोग्राम लिखा रहता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि बूटिंग प्रोसेस कैसे की जानी है। यह प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही लिखा जाता है।
जो कि परमानेंट होता है। रोम में प्रोग्राम लिखा होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि बूटिंग प्रोसेस कैसे की जानी है। यह प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही लिखा जाता है। ठीक है क्या? यह प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा जाता है। मैन्युफैक्चरर मतलब कंप्यूटर का निर्माण करने वाला। कंप्यूटर का निर्माण करने वाली कंपनी, जैसे IBM, लेनोवो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई क्या? रोम में क्या लिखा हुआ है? रोम में प्रोग्राम लिखा हुआ है। वो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस लिखा किसने है? मैन्युफैक्चरर ने। जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है उसने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही वो प्रोग्राम लिख दिया रोम में। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी क्या कौन सी होती है? जैसे IBM है ना, लेनोवो एक्सेट्रा, जो भी कंपनियां हैं। ठीक है, एप्पल, IBM, लेनोवो, जो भी कंपनियां हैं, वो मैन्युफैक्चरर जब आपका कंप्यूटर बना रही है उस कंप्यूटर को बनाते वक्त ही रोम में बूटिंग प्रोसेस का प्रोग्राम लिख देती है। अब आप ये बताएं बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर ऑन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन करते ही, कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम OS को लोड करने के प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड किया जाता है? यह मेन मेमोरी या यूं कह सकते हैं कि रैम में लोड किया जाता है। कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर हुई बात? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा आपने, रैम में और रोम में। ठीक है, रैम जो है आपका वोलेटाइल है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब इसका पावर ऑफ हो जाने के बावजूद भी इसका प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। और ये प्रोग्राम क्या होता है, कौन लिखता है? प्रोग्राम होता है बूटिंग प्रोसेस। लिखता कौन है? मैन्युफैक्चरर। कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही उस प्रोग्राम को उसमें लिख देती है, जो कि परमानेंट होता है, जिस पे आप वापस से राइट नहीं कर सकते।
इसलिए इसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी इसका नाम क्यों है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ आता है जिस पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैम और रोम के अलावा कुछ मेमोरी और भी होती हैं जिन्हें कहा जाता है कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। बुक्स में सामान्यतः प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा हुआ है, किसमें, रैम में और रोम में। लेकिन ये जो कैश मेमोरी है और रजिस्टर है, इसको हम अगर कैटेगरी में रखें, किसी कैटेगरी में रखा जाए तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, इसका कारण बताएं। प्राइमरी मेमोरी का क्या डिफरेंस बताया था मैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जिसको प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस करता है, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह रहे हैं, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है और प्रोसेसर काम करते वक्त उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर्स भी क्या होते हैं, ऐसी मेमोरी के पार्ट होते हैं जिनको प्रोसेसर काम करते वक्त एक्सेस करता है। इसलिए ये भी किसके पार्ट होंगे, प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होंगे। इसलिए इनको भी क्या कहा जाएगा, इंटरनल मेमोरी का ही पार्ट कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर्स क्या होते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लिखेंगे। कैश मेमोरी बेसिकली अगर आप बताएं क्या होती है, कॉमन सेंस से कभी सुना हो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली फास्ट मेमोरी होती है। रैम की स्पीड कुछ कम होती है, इस कारण से कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कंसेप्ट आया। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, उसे डेटा वापस कहाँ से लेना होता है, रैम से लेना होता है। और रैम अगर समय समय पर डेटा को जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो प्रोसेसर की ओवरऑल कैलकुलेशन की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया मेमोरी में, जिसे क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी का कंसेप्ट कहा जाता है। बेसिकली ये कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी है और कंपैरेटिवली छोटी मेमोरी है और रैम के कंपैरेटिवली महंगी मेमोरी है, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स ये आपके ALU का या प्रोसेसर का आप कह सकते हैं, प्रोसेसर में ही मेमोरी के रूप में काम में आते हैं। बहुत छोटी मेमोरी होती है ये रजिस्टर, जिसमें करंट इंस्ट्रक्शन और करंट डेटा जिस पर काम किया जा रहा है, सिर्फ उस डेटा को और उस इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर अगर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर के फॉर्म में समझें तो प्रोसेसर क्या एक चिप के रूप में होता है। i5, i3, i4 ये सब क्या है, प्रोसेसर के प्रकार हैं। i3 मतलब उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या बोलते हैं, i3, i4, i5 ये प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर किस फॉर्म में आता है, एक चिप के फॉर्म में आता है, प्रोसेसर चिप है ना। अब ये प्रोसेसर में क्या क्या होता है, जिसको हम CPU कहते हैं सामान्यतया, है ना। तो इस प्रोसेसर में क्या क्या होता है, प्रोसेसर में क्या क्या बताया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, AU कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। CPU में बेसिकली हम ये कह रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स बेसिकली वो हैं जो प्रोसेसर के अंदर लगे हुए हैं, सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे फास्ट मेमोरी है। अब हम वापस से देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, उसको समझेंगे। आपने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम पढ़ा। बेसिकली तो जब यूँ कहें कि छोटे लेवल पे या बहुत बड़े लेवल पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांट दिया जाता है, रैम और रोम, ठीक है।
कैश रजिस्टर्स, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स को भी अगर हम डिटेल में समझें तो ये भी किसके पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी है, रैम, फिर आप जिस पे हम लिख सकते हैं, रोम को एक बार छोड़ दो, रोम तो मैन्युफैक्चरर ने लिख के दे दिया आपको, रोम पे तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो किसने लिख के दे दिया है, मैन्युफैक्चरर ने लिख के दे दिया, कंपनी ने जिसने बनाया उसने लिख के दे दिया। रैम में आप जो प्रोग्राम बनाते हो वो किस में जा रहा है, रैम में जाता है। अब इसी प्राइमरी मेमोरी के कुछ पार्ट्स और होते हैं जो हम काम में लेते हैं, कैश और दूसरा क्या है, रजिस्टर। ये कैटेगरी हम किस में डालेंगे, प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में ही डालेंगे। ये सारी जो मेमोरीज़ हैं वो किस में आएंगी, प्राइमरी मेमोरीज़ में ही आएंगी। ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। अब ये काम कैसे करते हैं, इस काम को समझेंगे हम। प्रोसेसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो काम कर रहा है, ठीक। अब इसको काम करना है, जब कैश का कंसेप्ट नहीं था तब ये किससे काम कर रहा था, मेन मेमोरी या जिसको हम कह सकते हैं रैम से काम कर रहा था, डायरेक्टली रैम से। अब किसका कंसेप्ट आ चुका है, कैश का। कैश का कंसेप्ट किस लिए आया है, क्योंकि रैम की स्पीड स्लो है इसलिए कैश का कंसेप्ट डाला गया। तो कैश मेमोरी क्या हो गई, फास्ट मेमोरी हो गई। प्रोसेसर को जिस डेटा पर काम करना है, अब प्रोसेसर के अंदर ही जिस डेटा पर काम हो रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, प्रोसेसर के साथ में क्या है, रजिस्टर्स भी हैं। प्रोसेसर चिप के अंदर ही क्या बने हुए हैं, रजिस्टर बने हुए हैं, जो सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे फास्ट मेमोरी है। उसके बाद कौन से नंबर की मेमोरी आएगी फास्ट में, कैश। उसके बाद कौन सी आएगी, रैम। उसके बाद कौन सी आएगी, रोम। रैम रोम तो लगभग एक ही तरीके की रहेंगी, सेकेंडरी मेमोरी लोगे आप फिर, ठीक है। कैश मेमोरी के प्रकार हम पढ़ेंगे, पहले रैम रोम के भी प्रकार हैं, उसको पढ़ लेने के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेसर आ गया आपको समझ में, प्रोसेसर में रजिस्टर, पहले रजिस्टर समझ में आए, कैश समझ में आए, रैम समझ में आए, ठीक है। इनकी हायरार्की समझ में आए, इस पे बनने वाले क्वेश्चन समझ में आए, उसके बाद हम कैश के प्रकार पे जाएंगे। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर क्या है, प्रोसेसर में सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर्स लगे होते हैं। प्रोसेसर में सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, करंट का मतलब जिस डेटा पर या
इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसिंग हो रही है, वह डेटा और इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में लिखे होते हैं। ये बात क्लियर हुई क्या? रजिस्टर में क्या लिखा होता है? जिस पे काम चल रहा है वो डाटा, सिर्फ उसका एक इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर जिस इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, ठीक है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन किस में लिखा होगा? रजिस्टर में। फिर हम आ जाते हैं कैश में क्या लिखा होता है? कैश मेमोरी में क्या लिखा होता है? जो डेटा बार बार काम आ रहा है, जो डेटा और प्रोग्राम बार बार फ्रीक्वेंटली काम आ रहा है, वह कैश में लिखा होता है। इतनी बात आ गई क्या समझ में? ये लिख लिया हो तो मैं मिटा दूं, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये वाला लिख लिया। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेमोरी पे, उसको देखेंगे हम, थोड़ा समझेंगे इसको और डिटेल में, और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले कंसेप्ट को एक बार आप और समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोग्राम है जिसकी साइज़ है 4 GB, ठीक है। सपोज़ विजुअल स्टूडियो या कोई हमने एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हमने किस में डाला हुआ है? कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। आप ये प्रोग्राम जो इंस्टॉल करते हो, वो प्रोग्राम कहाँ जाता है?
आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया, विंडो इंस्टॉल किया, MS ऑफिस इंस्टॉल किया, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया, कुछ भी इंस्टॉल किया, वो प्रोग्राम कहाँ पे गया? कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों के बिल्कुल भी, है ना? ये किताबी ज्ञान है या जहाँ से भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंसेप्ट कंप्यूटर के क्लियर होना बड़ा मुश्किल है, अच्छों के क्लियर नहीं होते। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप प्रोग्राम जो इंस्टॉल करते हो वो कहाँ जाएगा? प्रोग्राम जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो जाएगा आपके हार्ड डिस्क में। प्रोग्राम आप जो इंस्टॉल करते हो वो हार्ड डिस्क में जाएगा। इसलिए हार्ड डिस्क में जाएगा क्योंकि आप विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर रहता है। आ रही क्या बात समझ में? रैम में तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, अगले दिन मिलेगा ही नहीं। मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहिए था। इंस्टॉल किया तो कहाँ गया? चलेगा जब तो रैम में आएगा ही आएगा, चलेगा जो तो अपन ने खराची बनाई है ना, रैम में आएगा ही आएगा। आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, एक सॉफ्टवेयर लेके आए, उसको MS ऑफिस को इंस्टॉल किया, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? अभी कहाँ पड़ा हुआ है? MS ऑफिस कहाँ पड़ा हुआ है? कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में MS ऑफिस आपने डाला हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है वो? उसकी परमानेंट स्टोरेज में पड़ा हुआ है, C ड्राइव में, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है? C ड्राइव में रखा हुआ है। अब प्रोग्राम, ये तो हुआ एक आपने MS ऑफिस डाला, ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है? C ड्राइव में रखा हुआ है। आपने विंडोज़ डाला, ये भी कहाँ रखा हुआ है? ये भी कहाँ रखा हुआ है? C ड्राइव में। सारे प्रोग्राम और सारे सॉफ्टवेयर कहाँ रखे हुए हैं? आपके C ड्राइव में रखे हुए हैं, हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं। हार्ड डिस्क में नहीं हो तो पेन ड्राइव में या CD में भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो आप CD से उसको लोड करते हो या इंस्टॉल करते हो या उससे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। जब आप इंस्टॉल कर चुके होते हो विंडो को, जब आप पहली बार कंप्यूटर लेके आते हो तो विंडो आपको इंस्टॉल करके दे दिया जाता है ताकि आप जब भी ऑन करो तो कम से कम कंप्यूटर ऑन हो जाए और विंडो पे आप काम कर पाएँ। आपको हर बार विंडो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो शुरुआत में जब आप नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो नया कंप्यूटर जब ख़रीदा जाता है तब विंडो को इंस्टॉल किया जाता है तो CD से इंस्टॉल किया जाता है। CD की जा सकती है, पेन ड्राइव की जा सकती है जिसमें वो सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर से किस में डाला जाएगा? आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे डाल दिया जाएगा, जो किस में जाएगा? आपके हार्ड डिस्क में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप आ जाओ, कंप्यूटर ऑन हुआ, कंप्यूटर ऑन होते ही उसको क्या करना है? कंप्यूटर ऑन होते ही वो क्या पड़ेगा? बूटिंग प्रोसेस रोम में जो लिखा हुआ है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस में ये लिखा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढो और उसको रैम में लोड कर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कहाँ रखा हुआ है? अभी या तो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, और अगर हार्ड डिस्क में नहीं रखा हुआ है तो वो कहाँ ढूंढेगा? पेन ड्राइव, CD अगर आपने लगा रखी है तो, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन करते ही बूटिंग प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढो और उसको रैम में लोड करो। माना कि आपने विंडो इंस्टॉल कर रखा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से ढूंढेगा? C ड्राइव से ढूंढेगा, ठीक है। इंस्टॉल्ड कहाँ है? आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसको लेके कहाँ जाएगा? रैम में। कहाँ जाएगा? उसको लेके रैम में जाएगा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अब कहाँ लोड हो गया? रैम में लोड हो गया, ठीक। अब कंप्यूटर को कोई काम करना है, अब मुझे MS ऑफिस में काम करना है, सपोज़ MS ऑफिस को और लोड करना चाहती हूँ मैं, तो वो कहाँ से आएगा? वापस हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क से किस में आएगा? रैम में। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो ही आपका कोई काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका लोड है, MS ऑफिस ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग विंडो लोड किए बिना आप ऑफिस चला लो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका विंडो लोड हुआ, फिर अगर आप MS ऑफिस में, वर्ड में, एक्सेल में काम कर रहे हैं तो फिर क्या लोड होगा? MS ऑफिस से लोड होगा, ठीक। आगे बात समझ में यहाँ तक? जो कहाँ पे गया? रैम में। रैम में पहुँच गए,
रैम में अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो लोडेड है, प्रोग्राम लोडेड है और MS ऑफिस लोडेड है। अब मैं MS वर्ड पे काम कर रही हूँ या मैं MS एक्सेल में काम कर रही हूँ, कुछ डेटा को मैं बार बार काम में ले रही हूँ, एक ही शीट और कुछ चीज़ों को मैं बार बार काम में ले रही हूँ। जिस डेटा, इंस्ट्रक्शन और चीज़ों को और जो एड्रेस मुझे बार बार काम में आ रही है, कौन सी एड्रेस, रैम की जो एड्रेस और जो डेटा मुझे बार बार काम में आ रहा है, वो डेटा किस में चला जाएगा, कैश में चला जाएगा। रैम के बाद किस में चला जाएगा, कैश मेमोरी में चला जाएगा। रैम के बाद किस में चला जाएगा, कैश मेमोरी में। कौन सा डेटा जाएगा, जो डेटा आपके बार बार काम में आ रहा है। सारा डेटा नहीं, सारा विंडोज़ की सारी चीज़ें नहीं, सारे प्रोग्राम नहीं, MS ऑफिस का सारे सॉफ्टवेयर नहीं, उसमें एक्सेस भी है, एक्सेल भी है, MS वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है। आप MS एक्सेल में काम कर रहे हो तो MS एक्सेल का वो पार्ट जो बार बार काम में आ रहा है वो किस में जाएगा, कैश में जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो पूरा है किसमें, रैम में, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसको चाहिए काम करने के लिए, लेकिन जो बार बार काम में आ रहा है वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कैश में चला गया। क्यों चला गया, ताकि प्रोसेसर को जो चीज़ बार बार चाहिए, सपोज़ मैं आपको एक एड्रेस बताऊं, एक तो दे दूं पूरे जयपुर का दे दूं मैं एड्रेस, है ना, एक जयपुर में ढूंढना हो और एक पर्टिकुलर मैं जगह बताऊं कि ये त्रिवेणी नगर है और ये एरिया है और इसी एरिया में आपको ढूंढ के इस व्यक्ति को खोजना है, तो आप पूरे जयपुर में आसानी से खोज पाएंगे या त्रिवेणी नगर में आसानी से खोज पाएंगे। ठीक है, तो कैश ये काम कर रहा है कि छोटा सा डेटा, छोटा सा एरिया, छोटी जगह में उस डेटा को रखा जाएगा। तो प्रोसेसर को जैसे ही ज़रूरत होगी तो रैम में जाके खोजबीन नहीं करेगा, खोजबीन कहाँ करेगा, वो कैश में करेगा, क्योंकि उसको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि कैश छोटी भी है और फास्ट भी है, तो ज़्यादा उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। जो बार बार काम में आ रहा है उसको कहाँ डाल दिया, कैश में डाल दिया। अब कैश से डेटा, फ्रिक्वेंट काम में आने वाला डेटा पड़ा हुआ है कैश में। अब प्रोसेसर काम कर रहा है पर्टिकुलर किसी डेटा पे, जैसे 40 + 10, इस पर मुझे एडिशन करके आंसर चाहिए। मुझे क्या करना है, 40 + 10 करके इसका आंसर चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन मुझे काम में लेने हैं और जो मैं काम कर रही हूँ, वो डेटा पर्टिकुलर कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। वो डेटा कहाँ जाएगा, रजिस्टर में। जिस डेटा पर आप काम कर रहे हैं पर जिस डेटा पर करंट में प्रोसेसर काम कर रहा है, वो किस में है, वो डेटा किस में जाएगा, क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या, ये सारी मेमोरी की हायरार्ची समझ में आ रही है क्या। शुरुआत करते हैं। अगर मैं मेमोरी हायरार्ची बनाऊं तो सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद बनाएंगे तो कौन सी मेमोरी आएगी, रैम। ठीक, फिर उसके बाद बनाओ तो कौन सी मेमोरी आएगी, फिर उसके बाद बनाओ तो कौन सी मेमोरी आएगी। ये हमने क्या बनाया है, यहाँ से यहाँ फास्टेस्ट, ये सबसे कम फास्ट है, ये उसके बाद, फिर ये उसके बाद, और रजिस्टर सबसे फास्ट। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर रजिस्टर होगा तो आप रजिस्टर को टिक करोगे। इन मेमोरीज में से पूछा जाता है, रजिस्टर नहीं दिया हुआ है तो कैश फास्ट है। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज में से पूछा जाता है तो रैम फास्ट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आई क्या समझ में, ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, रजिस्टर कहाँ है, प्रोसेसर के अंदर ही है, अलग से चिप नहीं है रजिस्टर की। रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, ये सबसे छोटी,
साइज में हम करें ये सबसे छोटी, कैश उससे थोड़ी बड़ी, रैम उससे थोड़ी बड़ी और सेकेंडरी स्टोरेज उससे ज़्यादा बड़ी। साइज की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आएगा। फिर हम वापस बात करते हैं कि कौन सी मेमोरी महंगी होगी। तो रजिस्टर सबसे ज़्यादा महंगी, रजिस्टर ये इस तरीके से चलेगा, ये कम महंगी होगी, उसके बाद रैम और कैश उससे भी ज़्यादा महंगी होगी, और कैश के बाद रजिस्टर्स उससे भी ज़्यादा महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर हमें बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी वाले चाहिए होते हैं, तो रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं और महंगे होते हैं, प्रोसेसर के साथ लगे होते हैं। फिर प्रोसेसर को नेक्स्ट कोई डेटा और चीज़ें चाहिए तो कहाँ से लिया जाएगा? कैश से। कैश में अगर नहीं मिले कोई डेटा, कैश में अगर नहीं मिलता है तो कहाँ जाया जाएगा? रैम में। रैम में भी नहीं मिलता है तो कहाँ जाया जाएगा? किस में कहाँ जाया जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। कि सारा प्रोग्राम आपने इंस्टॉल का रखा है सेकेंडरी मेमोरी में, सारी डिटेल वो परमानेंटली वहाँ इंस्टॉल है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहाँ इंस्टॉल्ड है, जितने सॉफ्टवेयर आपने काम में लेते हो वो भी वहाँ इंस्टॉल्ड है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप जिस पे क्लिक करते हो, MS ऑफिस पे क्लिक किया, MS एक्सेल को खोला, वो रैम में गया जाएगा। रैम पे भी आप जिस पर्टिकुलर किसी शीट पे काम कर रहे हो, उस शीट का डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश में गए जाएंगे, और उस पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर डेटा जिस पे काम कर रहे हो वो किस में गया जाएगा? रजिस्टर पे गया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर पे तो क्या होगा? एक डेटा और एक इंस्ट्रक्शन। कैश में क्या होगा? करंट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का सेट। रैम में क्या होगा? पूरा प्रोग्राम। और हार्ड डिस्क में क्या होगा? पूरा सॉफ्टवेयर। आ रही है क्या बात समझ में? इसके आगे अब नेक्स्ट कल करेंगे।